नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दृष्टि शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चरण शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के फर्स्ट पेपर की, और जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 12th क्लास की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है इस चैनल पे। तो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, आगे की वीडियोस में इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म्स की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हम जिसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस स्टेट में होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए रेस्ट स्टेट में। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics that studies electric charge when electric charge is in state of rest। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस स्टेट में होना चाहिए, वो स्टेट में होना चाहिए रेस्ट स्टेट में। जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक की बात करते हैं, जैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक चार्ज डायनामिक स्टेट में होता है। तो वो हम सेकंड यूनिट है, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट स्टेट में होता है। तो अब पूरी कहानी आके अटक जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बहुत पुरानी बात है। अगर मैं कहूं अबाउट 2500 ईयर बैक, इतनी पुरानी बात है। एक महान फिलोसफर हुए थे, बहुत फेमस यूनानी फिलोसफर थे, जिनका नाम क्या था, थेल्स। इन्होंने क्या बताया कि एक मटेरियल है अंबर। अब आप कहेंगे अंबर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है अंबर। मैं बताता हूं आपको अंबर क्या होता है। आपने कभी पेड़ पे छाल उतारा और वहां चिपचिपा पदार्थ देखा होगा, गोंद टाइप का चिपचिपा पदार्थ। जब वो सूख जाता है और सॉलिड स्टेट में हो जाता है, यानी पत्थर बन जाता है, उस चीज को कहते हैं अंबर। तो उस अंबर को थेल्स ने रब कराया। किससे रब कराया, वूल से। वूल आप सभी जानते हैं, ऊन को कहते हैं। तो जैसे ही अंबर को वूल से रब कराया, तो अंबर में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। अंबर में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, अट्रैक्ट कर लेती थी। अंबर अंबर क्या करता था, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, अपनी ओर खींच लेता था। अब ये प्रॉपर्टी डेवलप कैसे हुई, ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई उसको वूल से रब कराने पर, वूल से रगड़ने पर, है ना। वूल से क्या करने पर, रगड़ने पर। अब क्या हुआ कि इस बात को 2000 सालों तक कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई कि
थेल्स ने बताया कि अंबर को वूल से रगड़ने पर अंबर में एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि अंबर छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने लगता है। इसको 2000 सालों तक कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 1600 एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये क्या बताया कि अंबर ही नहीं, थेल्स ने कहा था अंबर, है ना, अंबर पे कहानी रुक गई थी थेल्स की, लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं सच एज ग्लास हुआ, एबोनाइट, सल्फर हुआ, कॉटन हुआ, है ना, वुड हुआ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर रगड़ा जाए तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, यानी ये भी छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब यहां से ये तो पता चल गया कि अंबर में ही ये प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुई थी। गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर ही एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, बहुत सारे सब्सटेंस है जिसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। तो यहां से ये पता चल जाता है कि कोई खास बात नहीं है अंबर में कि अंबर ही ये काम कर रहा है, काम ये भी कर रहे हैं कि यही प्रॉपर्टी डेवलप ये भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि सब्सटेंस का कोई रोल नहीं है इसमें, सब्सटेंस का कोई रोल नहीं है कि स्पेशल अंबर ही यही काम कर रहा है कि अंबर को भी अगर रगड़ में हम वूल से तो अंबर में ही वे प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है कि वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है क्या, कि हमने क्या काम किया, इस सब चीज सब मतलब दोनों बातों में एक चीज कॉमन थी, रब्ड कराना। रब्ड यानी रगड़ना, घिसना, घिसना, यानी अगर मैं कहूं फिजिक्स की भाषा में फ्रिक्शन, ये चीज कॉमन थी। तो यहां से हमें ये बात तो पता चल गई है कि ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है वो बाय फ्रिक्शन हो रही है। किसको हो रही है? बाय फ्रिक्शन। अब थोड़ा रफ कर लें, स्क्रीनशॉट लेना होता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से एक बात तो पता चल गई कि जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है बाय फ्रिक्शन हो रही है। अब जिस कारण से ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ना, वो रीजन क्या है? वो रीजन है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है, घिस रहे हैं किसी चीज को, तो फ्रिक्शन के कारण उसमें ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है जिससे कि वो छोटी छोटी पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग रहा है। तो इसी रीजन को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो रही है। अब जब किसी बॉडी को सच एज हमने अंबर लिया था, है ना, स्टार्टिंग में हम ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास रॉड ले सकते हैं, एबोनाइट रॉड भी ले सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ले सकते हैं। तो इन सबको जब रगड़ा था तो इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई थी, यानी जो मटेरियल है आपका सब्सटेंस, एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, एक्वायर कर ली। वो प्रॉपर्टी क्या थी? अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा, ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो गई। तो इसी को हम कहते हैं कि
वो सब्सटेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इस बात को हम क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है कि उसमें प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है बाय फ्रिक्शन। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस से अगर रगड़ दिया, रब्ड करा दिया, तो उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जो कुछ छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। वही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब ये है कि उसने चार्ज एक्वायर कर लिया है, उसने चार्ज एक्वायर कर लिया है, उस बॉडी ने क्या कर लिया है, चार्ज एक्वायर कर लिया है, यानी उस बॉडी में चार्ज आ गया है। यानी अब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कैसी हो गई है आपकी, पहले वो बॉडी न्यूट्रल थी, है ना, लेकिन अब वो बॉडी कैसी है, अब वो बॉडी कैसी है, अब वो बॉडी आपकी चार्ज हो चुकी है। अब वो बॉडी आपकी कैसी हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है ना, कैसी हो चुकी है, चार्ज। अब यहां से ये पता चल गया कि बॉडी चार्ज कैसे होती है, बाय फ्रिक्शन। किसी भी दो बॉडियों को अगर आपस में रगड़ दें तो फ्रिक्शन के कारण बॉडी चार्ज हो जाती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की, कि बॉडी चार्ज तो हो जाती है लेकिन किस प्रकार के, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, कैसे कैसे ऐसा हुआ कि क्या हुआ ऐसा कि बॉडी को रगड़ने से ही वो चार्ज हुई, ये सब बातें आप करेंगे अब वीडियो में आगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आपने 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, है ना, वो पार्टिकल जिनका चार्ज होता है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। लाइक आपने पढ़े होंगे मोस्टली चार्ज पार्टिकल दो आपने पढ़े होंगे, मोस्टली 2 चार्ज पार्टिकल तो आपने पढ़े होंगे और आपको नाम भी याद आ गया होगा उनका। नहीं याद आया तो मैं याद दिला देता हूं, इलेक्ट्रॉन और जो कि कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और दूसरा प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आपने यहां से ये 2 चार्ज पार्टिकल पढ़े हैं 9th क्लास से। अब कैसे पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कैसे पता चला? तो इसी बारे में अब मैं डिटेल में थोड़ी बात करने जा रहा हूं कि हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज ही है और नेगेटिव चार्ज ही है। ये पहले तो कन्वेंशियल था, बट बाद में इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी, मॉडर्न, जैसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। उसके बेस पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया था, बनाया था। अभी मैं कन्वेंशियल बता दूंगा आपको कि क्या एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में किए गए थे, तो वही एक्सपेरिमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए ग्लास रॉड, जिसे हम रब्ड करेंगे सिल्क, और दूसरी ओर लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर, और दूसरी ओर लेते हैं हम एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, जिसे हम रब्ड करेंगे फर। देखिए सिल्क आप जानते ही हैं, सिल्की कपड़ा देखा होगा आपने। फर आप जानते ही हैं, फर क्या होता है, जो गर्म कपड़ा में अंदर मुलायम सा पदार्थ लगा होता है वो फर कहलाता है ना। ये सब आप जानते हैं। ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड भी एक पदार्थ होता है, एबोनाइट। तो हम सबसे पहले एक ग्लास रॉड लेते हैं
और उसको सिल्क से रब्ड कर देते हैं और उसको लटका देते हैं, है ना। हमने एक ग्लास रॉड ली, सिल्क से रब्ड कर दी और हमने इसे यूं लटका दिया। तो ये जो ग्लास रॉड है वो रब्ड विद सिल्क, सिल्क से रब्ड की गई है। अब मैंने एक अनदर ग्लास रॉड ली, है ना, और वो भी मैंने कैसे रब्ड करी है, सिल्क से ही रब्ड करी है। ये एक और अनदर ग्लास रॉड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मैंने इसको भी सिल्क से ही रब्ड किया है। और मैं इस रॉड को इसके नियर लेके आया, है ना, इसके पास लेके आया, और जैसे ही मैं इसके पास लेके आया मैंने क्या देखा कि ये जो रॉड है ना ये दूर हट जा रही है। ये क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दूर हो जा रही है। दूर हो जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों रॉडों में क्या पाया गया, रिपल्शन पाया गया, है ना। रिपल्शन हो रहा है इन दोनों रॉडों में, क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, दूर हट जा रही है। अब सेम काम मैंने कहाँ किया, सेम काम मैंने किया एबोनाइट रॉड में। मैंने एक एबोनाइट रॉड ली और मैंने उसे फर्श से रब्ड किया और मैंने उसे लटका दिया, सेम टू सेम जैसे मैंने ग्लास रॉड को लटका दिया था। और एक और अनदर एबोनाइट रॉड ली और वो भी हमने काय से रब्ड करी, वो भी हमने फर्श से रब्ड करी। यानी इन दोनों रॉडों को हमने काय से रब्ड किया है, ये दोनों एबोनाइट रॉड हैं, एबोनाइट रॉड हैं, और इन्हें मैंने रब्ड किया है विद फर। ओके, तो यहां से अब जैसे ही मैं पहली रॉड के पास दूसरी रॉड को लेके आया, जैसे ही मैं इसके पास लेके आया तो ये क्या हुआ, ये भी दूर हट गई। यानी दूर हट जाने का मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों रॉडों में भी रिपल्शन देखने को मिला आपको, रिपल्शन देखने को मिला। अब देखिए यहां पर इन दोनों रॉडों पर क्या होगा कि सेम काइंड ऑफ चार्ज क्रिएट हुआ होगा। क्यों, आपको कैसे पता चला सेम काइंड ऑफ चार्ज है। देखिए ये ग्लास रॉड थी, किससे सिल्क से रब्ड की गई थी, ये भी ग्लास रॉड थी, सिल्क से रब्ड की गई थी। मैं तीसरी ग्लास रॉड लूंगा, वो भी सिल्क से रब्ड कर दूंगा, तो उस पर भी सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा। तो भाई चार्ज तो भाई रगड़ने से आ रहा है, और रगड़ने से आ रहा है ग्लास रॉड को सिल्क से, तो मैं बार बार ग्लास रॉड ही ले रहा हूँ और सिल्क से रगड़ रहा हूँ, तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, सेम चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। ऐसे इस पर भी सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा, सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा। हाँ, अगर मैं मटेरियल बदल देता, कि मैं ये कह देता, जो कि मैं अगले तीसरे एक्सपेरिमेंट में करूंगा, मटेरियल बदल देता, तब मैं कहता कि डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन अभी यहाँ पर ग्लास रॉड ही ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं भी ग्लास रॉड ले रहा हूँ, दोनों को मैं सिल्क से रब्ड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मेरे दोनों मटेरियल सेम है तो मेरे पे चार्ज भी सेम काइंड ऑफ का, मतलब सेम काइंड का चार्ज क्रिएट होगा। तो सेम काइंड ऑफ चार्ज यहाँ पर भी आएगा। अब देखिए यहां से एक बात आपको क्या पता चल गई, यहां से आपको एक बात पता चल गई कि जो सेम काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, सेम काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करता हूं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में मैं यहां पर एक लेता हूं ग्लास रॉड, ठीक है, जो कि मैंने रगड़ी है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, और एक एनदर रॉड लेता हूं जो कि आपकी एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड है, जो कि मैंने रब्ड की है, रब्ड विद फर। अब देखिए अब यहां क्या होगा, देखिए यहां पर ग्लास रॉड है जिसको मैंने सिल्क से रब्ड किया है, और यहां पर एबोनाइट रॉड है जिसको मैंने फर से रब्ड किया है। अब सिल्क से रब्ड करने वाली जो रॉड है इस पर अलग अलग मटेरियल है, दोनों मटेरियल अलग है, तो चार्ज भी अलग अलग होगा। अब एबोनाइट रॉड है, फर से रब्ड की है, यानी इस पर और इस पर सेम काइंड चार्ज तो नहीं हो सकता। यहां पर आपका कैसा चार्ज होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होगा। कैसा होगा, डिफरेंट
काइंड ऑफ चार्ज होगा आपका। अब यहां से मैं जैसे ही इस रॉड को इसके पास लेके आया तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि ये रॉड इसके पास आ जा रही है, यानी ये इन दोनों में क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला, अट्रैक्शन आपको देखने को मिला। तो यहां से आपको एक और बात पता चल गई कि देखो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया होगा वो अलग होगा और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज आया होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड को सिल्क से रब्ड किया गया और एबोनाइट रॉड को फर से रब्ड किया गया है, तो यहाँ पर दोनों में जो चार्ज क्रिएट होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होगा और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज का क्या पता चला कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी आकर्षित करते हैं, अपने पास पास खींच लेते हैं। तो यहां से आपको दो बातें पता चल गई कि सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आगे मतलब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो अब मुझे ये नहीं पता कि चार्ज कौन कौन से होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जाके पता चला था, यहाँ पे कन्वेंशनली कह दिया गया था। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली यहाँ पर क्या कह दिया गया था कि जो पहली बॉडी है ग्लास रॉड, उसको पॉजिटिवली चार्ज माना गया था, कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, और जो दूसरी रॉड थी एबोनाइट रॉड, वो नेगेटिव चार्ज बॉडी मानी गई, कि वो नेगेटिव चार्ज हो गई। अब ये कैसे हुआ, ये सब कन्वेंशियल था, साइंटिस्टों ने माना, है ना। और मैं आपको इसके लिए एक सीरीज दूंगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, लगभग 11 ऑब्जेक्ट होंगे, और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। उस लिस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा, आपने एक ग्लास रॉड ली थी और उसे रब्ड किया था सिल्क से, और तो आपकी ग्लास रॉड पर क्या आ गया था, ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। ये कन्वेंशियल था, है ना। और दूसरा आपका एबोनाइट रॉड था, एबोनाइट रॉड जिसे आपने रब्ड किया था, रब्ड विद फर। तो आपका जो एबोनाइट रॉड था वो आपका क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया था। ये भी कन्वेंशियल था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। फिर बाद में एक लिस्ट आई जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, लगभग 11 ऑब्जेक्ट थे, जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता था कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो अब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे भी सब क्लियर हो गया था कि क्यों पॉजिटिव चार्ज होती है कोई बॉडी और क्यों नेगेटिव चार्ज होती है बॉडी। तो जिसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। पहला आपका है स्किन ऑफ कैट, स्किन ऑफ कैट। दूसरा है आपका फर। तीसरा आपका ग्लास। चौथा है आपका कॉटन। पांचवा है आपका सिल्क। छठा है आपका वुड। सातवां रबर। आठवां रेजिन, अंबर, फिर आता है आपका सल्फर, और आता है आपका एबोनाइट। तो देखिए इस लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा, और उन दो ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में पहले आता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है,
और जो बाद में आता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा था, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा था। अब ये मत समझिए कि ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा तो सिर्फ ग्लास रॉड ही चार्ज हुई है। सिल्क से रगड़ा तो सिल्क भी तो रगड़ा गया ग्लास रॉड से, तो यानी सिल्क भी चार्ज हुआ है। लेकिन ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क पे उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसी एवोनाइट रॉड को फर से रगड़ा है तो फर भी एवोनाइट से रगड़ा गया है। इस तरीके से कि दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है केवल एक ही वस्तु को रगड़ रहे हैं, दोनों वस्तु एक दूसरे से आपस में रगड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है फर भी तो चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर एवोनाइट रॉड अगर पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हुई है तो फर आपका पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बेस है, जो कि आगे बताएंगे, लेकिन इस लिस्ट के थ्रू हम नॉर्मली बता सकते हैं कि कैसे किस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा। तो जैसे अब देखिए, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, यानी ग्लास रॉड को हमने किससे रब्ड किया गया? सिल्क से। सिल्क कहाँ है आपका? ये। तो अब कौन पहले आ रहा है इस लिस्ट में? ग्लास रॉड। तो जो पहले आ रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो बाद में आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, एवोनाइट रॉड रब्ड विद फर, तो एवोनाइट कहाँ आ रहा है? एवोनाइट आ रहा है सबसे एंड में, और फर कहाँ आ रहा है? फर आपका आ रहा है दूसरे नंबर पर। तो जो अब कौन आ रहा है फर और एवोनाइट में? पहले तो फर आ रहा है, तो फर आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और आपका एवोनाइट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। देखिए वहां पर नेगेटिवली चार्ज ही हुआ है। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से सीखा, लिख लीजिए इस बात को आप, एन ऑब्जेक्ट coming first in the list, coming first in the list when rubbed with another other object, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? कमिंग एनीवेयर, कमिंग एनीवेयर इट, किसके? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कमिंग एनीवेयर आफ्टर इट कर दीजिए, आफ्टर इट कमिंग एनीवेयर आफ्टर इट इन द लिस्ट, so object coming first, जो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है ना, another object coming after it in the list gets negatively charged। अब मैं आपको एक चीज देता हूं, एक क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने अंबर को कैसे रगड़ा था? वुड से रगड़ दिया। अंबर को कैसे रगड़ दिया? वुड से रगड़ दिया। तो अब बताइए कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज होगा? यानी अंबर को मैंने वुड से रगड़ा, तो अंबर लिस्ट में बाद में आ रहा है और वुड पहले आ रहा है, तो वुड आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और अंबर आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूं कि ग्लास रॉड को मैंने रगड़ दिया आपका रबड़ से, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ग्लास रॉड को
रब्ड किया है आपने किससे, रब्ड विद रबड़। तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा और रबड़ पर कौन सा चार्ज आएगा, ये आप होमवर्क में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, पहले तो आप समझिए इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। कि कोई भी बॉडी चार्ज डेवलप कर रही है अपने आप पे बाय रबिंग एंड विद अनदर बॉडी। किसी भी अनदर बॉडी से अगर उसे रब्ड करा दें तो क्या हो रहा है, उस बॉडी पर चार्ज डेवलप हो जा रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिफिकेशन की इलेक्ट्रॉन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, तो उससे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब आप जानते हैं एवरी मटेरियल मेड अप, जो आपका मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल्स आपके एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और क्वार्क स्ट्रिंग से मिलकर बनी होती है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल स्ट्रिंग होता है। लेकिन अभी उस बारे में जाएंगे नहीं हम, बहुत डीपली है वो चीज़। तो अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स आगे भी हैं, क्वार्क है और स्ट्रिंग्स हैं ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। और आपका प्रोटॉन जो होता है इस पर सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि एटम्स में एक बीच में हैवी पार्ट होता है जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन्स। कौन रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं हैव नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और एक थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, है ना, ऑर्बिट में। ये आप जानते हैं, ये थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल है। जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन।
और जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो भैया चार्ज तो एक दूसरे से कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया। तो इसीलिए जो ऑर्डिनरी बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो ना तो अट्रैक्शन फील करती हैं ना ही रिपल्शन फील करती हैं। क्यों? क्योंकि उन पे सेम काइंड ऑफ चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो वो ना तो रिपल्शन महसूस करती हैं और ना ही अट्रैक्शन महसूस करती हैं। यानी जो नॉर्मल बॉडीज होंगी उनमें आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े, जैसे अब बचपन में आप बहुत करते होंगे, रब्ड किया स्केल को, छोटे छोटे कागज के टुकड़े सूखे वालों से रब्ड किया स्केल को और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाने लगे, है ना। तो बिना रब्ड करे आप कागज के टुकड़े उठा के देखिए, नहीं उठेंगे, है ना, अट्रैक्शन फील नहीं करेगा वो बिना रब्ड करे। तो ऐसा रब्ड करने से क्या हुआ, तो यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि रब्ड करने से ही उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ना, ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है कि छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लग रहा है। जबकि अभी देखिए ऑर्डिनरी बॉडीज जो है, अगर बिना आप रब्ड करे स्केल से कागज उठाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे पीसेस उठाने की कोशिश करेंगे कागज की, तो नहीं उठेंगे। यानी वहां पर अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन है, नो रिपल्शन है। यानी ऑर्डिनरी बॉडीज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बराबर होना ही वहां पर ना ही अट्रैक्शन हो रहा है ना ही रिपल्शन हो रहा है, ये तय कर रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि बॉडी अट्रैक्शन फील करती है रगड़ने के बाद, बॉडी रिपल्शन फील करती है रगड़ने के बाद। अब इस बारे में बात करते हैं। तो और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो हम कहते हैं जो बॉडी है आपकी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल का मतलब ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों चार्ज तो बराबर हैं। अब होता क्या है कि मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये दो बॉडी है, इनको आपस में रब्ड किया जा रहा है ना। अब मैं इसको रब्ड कर रहा हूं, तो भाई इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो ये अभी बताया मैंने, सब बॉडी में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो कि इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं बहुत सारी ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, ऐसे रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं। तो अब क्या होता है, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, टाइटली बाउंड का मतलब जो कम अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं, वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। अब देखिए मान लीजिए इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 ही इस पर प्रोटॉन होंगे। मान लीजिए इस पर 8 नहीं, इस पर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर 10 ही प्रोटॉन होंगे, है ना। बट मैंने क्या कहा कि ए जो है ना, ए के जो प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड नहीं किए हुए हैं, वो मतलब आसानी से निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर। लेकिन बी जो बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो ये आसानी से तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी। तो क्या किया, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कब? जब रगड़ दिया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ए ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो
यहां पर अब देखिए क्या होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए यहां से यहां पर बॉडी ए से बी में, तो अब यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना इतना आसान नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इन द एंड 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है। तो आप खुद देखिए 8 प्रोटॉन में से 6 जो प्रोटॉन है वो तो 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 2 प्रोटॉन तो बच गए, पॉजिटिव चार्ज बच गया, यानी एक बॉडी चार्ज हो जाएगी कैसी, पॉजिटिवली, और वो भी कितना, 2 पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पे आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे आए थे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां 10 प्रोटॉन थे, तो 10 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी नेगेटिव चार्ज इस पे बचा, यानी इस बॉडी पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, इस बॉडी पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपने यहां से क्या देखा कि सबरी की सबरी कहानी चल रही है इलेक्ट्रॉन पे। अब तब यहां से ये पता चला कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होगी वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। यानी यहाँ वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने प्रोटॉन बचे थे, 2 प्रोटॉन, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे बन गया। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ गए थे, यहाँ पर एक्सिस में आ गए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज इस पे आ गया, 2 माइनस के चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ना। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो नेगेटिव चार्ज आ जाए। भाई मैंने अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऋणी हो गया ना, मैं नेगेटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कोई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं तो आप ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि 2 मैं पॉजिटिव चार्ज हो जाऊंगा, मैंने तो अपना कर्जा चुका दिया। ऋण ऋण का मतलब नेगेटिव चार्ज आपको दे दिया तो आप नेगेटिव हो गए, मैं पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या सीखा आपने, यहां से 2 बातें सीख ली आपने। अब देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, चलिए अभी थोड़ा अगर नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए अगर मान लीजिए ये आपकी बॉडी है ए और ये आपकी बॉडी है बी, और इस पर मान लो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 ही प्रोटॉन होंगे, 16 ही प्रोटॉन होंगे। तो इस पे आपके 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 ही प्रोटॉन होंगे। अब मान लीजिए ए और बॉडी को बी बॉडी से रब्ड किया गया। अभी तक क्या था, ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं थे, ए बॉडी से बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। लेकिन अब मैं उल्टा करता हूं, है ना। मान लीजिए बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं है, तो बी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी। तो बी बॉडी ने मान लो अपने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी से ए बॉडी में चले गए। देन 5 इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 21 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देखूं तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या हो गई, यहां पर हो गई 5 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, है ना, एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर आपने क्या देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और 15 प्रोटॉन थे, तो 15 में से 10 प्रोटॉन तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, बचे कितने, 5 प्रोटॉन। तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी होने से क्या चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो यहां पर 5 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस बॉडी पर, और यहां पर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहां पर 5 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बॉडी पर, 5 नेगेटिव चार्ज, कितने, 5e नेगेटिव चार्ज और 5e पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, 5e
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां से इन द एंड आप क्या सीख लिए? नोट पहला नंबर कि किसी भी बॉडी के चार्ज होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, प्रोटॉन नहीं जिम्मेदार होता है। प्रोटॉन क्यों नहीं जिम्मेदार होता है? क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। दूसरा, जब आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपकी जो बॉडी होगी, बॉडी गेट्स डेफिशिएंसी हो रही, कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन चले गए, ऋण चला गया यानी पॉजिटिव बचा, तो बॉडी आपकी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और तीसरा आपने सीखा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी हो जाएगी बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहां से आपने ये चीजें सीख ली। तो अब बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज होती है, चार्ज दो प्रकार के क्यों हुए थे, पॉजिटिव ही क्यों हुआ, नेगेटिव ही क्यों हुआ, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ऋषि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।